हाजिर हुआ हूँ। झंडे वाली गली है शायद ना, झंडे गली। नेल्लौर एक तारीखी सरजमीन है, 12 शहीदों की सरजमीन है ये। हम सब दिल्ली में बैठ के इसके बारे में, यहाँ की तारीफों के बारे में सुनते रहे हैं, और आज जब पहली बार हाजिर होने का मौका मिला तो एक सियासी जलसे में आपसे मुलाकात करने आया हूं। जो भी साथी इधर उधर है उनसे गुजारिश है कि कुर्सियों पे बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा। आप सबसे भी गुजारिश है, थोड़ा सा मैं अगले 10 मिनट आप सबसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। यहां पर आपके अपने कैंडिडेट, कांग्रेस पार्टी के चहेते कैंडिडेट के राजू साहब, कोप्पल राजू जी, यहां पर मौजूद लेफ्ट के असेंबली कैंडिडेट रमेश जी, शेख फैयाज साहब, यहां स्टेट चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के दादा गांधी जी, हमारे दलित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश टिलोटिया जी, हमारे तमिलनाडु के चेयरमैन मिस्टर आरिफ साहब, हमारे नोबी डेंस्टन राजा जी, रफीक मैसूर साहब, हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट देव कुमार रेड्डी जी, नासिर जी, किरण जी, नेल्लौर वालों, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। मुल्क लोकसभा इलेक्शन के मुहाने पे खड़ा है। आने वाली 13 तारीख को आपको बूथ पर जाना है और न सिर्फ नेल्लौर के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो ये कह रही हैं कि हमें ताकत दो, हमें मैंडेट दो, हमें बहुमत दो ताकि हम संविधान बदल सके। भारतीय जनता पार्टी के आनंद हेगड़े हो, लल्लू सिंह हो, ज्योति मिर्धा हो, या उनके पोस्टर बॉय अरुण गोविल हो, उनके स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए पिछले 1 महीने के, उनके सारे भाषण ये कह रहे हैं कि हमें बहुमत दो क्योंकि हम भारत का संविधान बदलना चाहते हैं। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी के वो दोस्त हैं जो ये कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, और एक तरफ एक शख्स अकेला खड़ा होकर के अलग ऐलान कह रहा है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो ये कह रहा है कि हम अपनी आखिरी सांस तक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान न बदलने देंगे, न उस पर आंच आने देंगे। नेल्लौर वालों, मैं आज उसी शख्स की हिमायत में और उनके द्वारा भेजे गए कैंडिडेट के लिए, कोप्पल राजू साहब के लिए आपसे गुजारिश करने आया हूं। इनके बारे में आपको बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये आपके अपने हैं, 4 साल आपके यहाँ कलेक्टर रहे हैं और आपने ही इनको प्रजा कलेक्टर का खिताब देकर के आगे बढ़ाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपके अपने हैं, आपके कितने वेलफेयर के यहाँ जो काम हुए एज ए कलेक्टर उन्होंने कितना काम किया है। सोचिए, जिस इंसान ने आपके डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए एज ए कलेक्टर तालीम पर, बाकी गरीब लोगों के लिए इतना काम किया है, अगर उसे मेंबर आप पार्लियामेंट बना करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा दोगे, तब वो आपके लिए कितना काम करेगा। यह सोचने की बात है, यह सोचने का मकाम है। एक तरफ कोप्पल राजू जी हैं और एक तरफ मैंने सुना है विजय साई रेड्डी जी आपके वाईसीपी के कैंडिडेट हैं। वो राज्यसभा में हमारे साथी थे, राज्यसभा में हमारे साथ बैठते थे, बुजुर्ग आदमी है। यहां खड़ा होकर के खुदा को हाजिर नाजिर जान के, चूंकि मैं राज्यसभा का सदस्य हूं, राज्यसभा में बैठता हूं, मैंने एक बात जो देखी है वो आपको जरूर बताना चाहता हूं। जब जब भारतीय जनता पार्टी ने अकलियतों के खिलाफ या जमहूरियत के खिलाफ कोई भी बिल लाया होगा पार्लियामेंट में, जब भी नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट की जरूरत पड़ी होगी, जब भी अमित शाह जी को सपोर्ट की जरूरत पड़ी होगी, तो सबसे पहला आदमी जो कूद करके भाजपा में पाले खड़ा दिखा, उसका नाम विजय साई रेड्डी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसी राज्यसभा में मैंने अपनी आंखों से देखा है उनको, कि जब जब नरेंद्र मोदी को सपोर्ट की जरूरत पड़ी, बाकी वाईसीपी के मेंबर तो बाद में खड़े हुए, सबसे पहले कूद करके आगे कोई खड़ा हुआ तो उस शख्स का नाम विजय साई रेड्डी है। मैं उनकी हकीकत आपसे बताने आया हूं। वो जितने भी मरहले गुजरे हो, जितने भी बिल आए हो, सारे बिल पर वाईसीपी किसके साथ खड़ी थी? भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी थी। मेरे भाई, ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है, ये इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है।
कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं था। 4 साल पहले जब मैं सियासत में आया, आप मुझे मेरी शायरी की वजह से पहचानते हैं, आप मुझे मेरी नज्मों की वजह से पहचानते हैं। मैं शायरी के जरिए अपना काम कर रहा था। मैं शायरी के जरिए उस प्लेटफॉर्म से आपकी आवाज बन के पूरे मुल्क में बोल रहा था। लेकिन राहुल गांधी जी ने जब मुझे देखा, मुझे पहचाना, तो मुझे मेरा हाथ पकड़ करके ले आए और मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में 34 साल की उम्र में भेज के कहा कि जाओ, जो काम मुशायरों में खड़े होकर के करते हो, जो शायरी के जरिए करते हो, वो जाओ और देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में खड़े हो जाओ, वहां से बोलो, वहां से आवाज उठाओ। और वो दिन और आज का दिन मेरा खुदा गवाह है कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं मुसलसल आपके मुद्दों पे बोल रहा हूं, चाहे नजीब की मां के आंसुओं का जिक्र हो, या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर जामिया यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए आवाज उठानी हो, या सुनहरी बाग मस्जिद के लिए आवाज उठानी हो, या बहन बिल्किस बानो के लिए आवाज उठानी हो। इमरान प्रतापगढ़ी ने हमेशा नरेंद्र मोदी की आंख से आंख मिला करके पार्लियामेंट में भी बात की है और सड़क पर भी बात की है। मैं इसलिए आज यहां खड़ा हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन हूं और कोपल राजू साहब हमारे इंचार्ज हैं। मैंने इनको देखा है, मैंने समझा है, मैंने जाना है, और मैं इनकी गवाही बनकर इनकी जमानत लेकर के यहां खड़ा हूं कि ये इंसान ऐसे इंसान है जो चाहते हैं कि इस मुल्क में आईन बचा रहे, जो चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत बची रहे। और वो शायद इस दर्द को, हमारे आपके दर्द को ज्यादा इसलिए समझ सकते हैं कि वो जिस समाज से आते हैं, जो उसका दर्द है, शायद वही दर्द इन दिनों हमारा आपका भी है। इसलिए भी हमारे आपके उनसे रिश्ते ज्यादा गहरे हैं, दिल के रिश्ते हैं। और अच्छी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आपका कैंडिडेट बना करके भेजा है। मैं आपसे कहने आया हूं कि आपने इससे पहले जो भी सोच बना रखी हो, मेरी आवाज तमाम माओ बहनों तक भी जा रही होगी। मेरी आवाज यहां पर निल्लौर के तमाम ऐसे लोगों तक भी जा रही होगी जिन्होंने अब तक जहन न बनाया होगा कि किसको वोट देना है। ये इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है। मेरे हाथों में कांग्रेस पार्टी का ये मैनिफेस्टो है जिसका नाम है न्याय पत्र, के राजू साहब भी इसके मेंबर हैं। और मेरी खुशनसीबी ये है कि आपकी नुमाइंदगी करने के लिए मैं भी इस कमेटी का मेंबर हूं। ये जो मैनिफेस्टो है, जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी परेशान है और नरेंद्र मोदी जी के दोस्त लोग भी परेशान हैं। भाजपा जानती है कि कैसे वोटों का बंटवारा किया जाता है और कैसे नुकसान किया जाता है, इसलिए उसने अपने दोस्तों को भी काम पे लगा दिया है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं जगन जी की बात कर रहा हूं। बाकी जो खुले हुए दोस्त हैं वो तो हैं ही, जो छुपे ही रहे हैं मैं उनका भी जिक्र कर रहा हूं। ये मैनिफेस्टो मुद्दों पर आपसे बात कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी की इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो नौजवानों को एक साथ 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी। ये मैनिफेस्टो आपसे हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा है, नौकरी की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है। और मुझे खुशी है कि यहां बड़ी तादाद में माएं बहनें बैठी हैं, इधर भी, बाईं तरफ भी, दाईं तरफ भी। आपके लिए इस मैनिफेस्टो में सबसे शानदार ऐलान है। ये मैनिफेस्टो कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी की इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो हर गरीब परिवार की औरत को, महिला को उसके अकाउंट में डायरेक्ट 1 लाख रुपया देगी सरकार, सेंट्रल की कांग्रेस पार्टी की। ये कितना जरूरी ऐलान है। ये तो इस मैनिफेस्टो की बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूं वो बहुत जरूरी है। 2 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं। मैं पूरे देश में कैंपेन करके आ रहा हूं, पूरे देश में पार्टी के लिए प्रचार कर रहा हूं। केरल हो, उत्तराखंड हो, बंगाल हो, बिहार हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, आज आंध्र प्रदेश में खड़ा हूं। पूरे देश में एक शानदार माहौल है। नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई यह है कि पूरे देश में जो नारा लग रहा है वो नारा यही है कि साउथ इंडिया में भाजपा साफ और नॉर्थ इंडिया में भाजपा हाफ। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हमें इतनी सीटें आएंगी। उन्होंने तो 15 लाख का जुमला भी कहा था। आज जान लीजिए नल्लौर वालों
कि भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन में 150 सीट का आंकड़ा नहीं पार करेगी, नहीं पार करेगी, नहीं पार करेगी। ये बात मैं तो कह रहा हूं, और ये बात मैं इसलिए दावे से कह रहा हूं कि ये बात राहुल गांधी जी ने कही है। राहुल गांधी जी ने कही है तो समझो पत्थर की लकीर। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? मुझे याद है वो 2022 की वो शाम, जब 7 सितंबर को कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पे खड़े होकर के राहुल गांधी जी के, राजू जी भी वहां मौजूद थे, राजेश निलोटिया जी भी मौजूद थे, जब वो शख्स वहां खड़ा होकर के कह रहा था कि मैं 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, सिर्फ एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नफरत को कम करने के लिए 4000 किलोमीटर चलूंगा। मेरे अपने समाज के जो लोग बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस मुल्क में जो नफरत फैलाई है भाजपा ने, उसके सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं। कब कौन सी ट्रेन में, कौन से चौराहे पर, कौन सी भीड़ हमको आपको मार दे पता नहीं है। उस नफरत को कम करने के लिए वो इंसान कहां से कहां तक चला? कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। 4000 किलोमीटर अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर चला वो इंसान। मैं चला हूं उस आदमी के साथ, कंधे से कंधा मिला करके। जब मैं चल रहा था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं एक शेर पढ़ देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं उस इंसान के साथ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं नेल्लौर वालों, मैंने देखे हैं राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी का बहता हुआ पसीना। और आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसको दे दी जाए। रखते हैं ईमान इस बात पर ना? ये तो हमारे बुजुर्गों का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। तो मैं यहां नेल्लौर में खड़ा होकर आपसे कह रहा हूं कि मैं आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने आया हूं। मैं आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने आया हूं, क्योंकि मैंने देखा है राहुल गांधी का बहता हुआ पसीना, मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले जो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते हुए मोहब्बत के लिए एक नारा लगाते हुए कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और वो मजदूरी क्या है? राहुल गांधी जी खुद आपसे वोट मांगने, तो खुद तो यहां कैंडिडेट बनेंगे नहीं, तो उन्होंने के राजू जी को अपना नायब बना करके, अपना कैंडिडेट बना करके, अपना हमराह बना करके नेल्लौर में भेजा है। और मैं चाहता हूं कि जब 4 जून को रिजल्ट आए और दिल्ली से नरेंद्र मोदी की सरकार हटे और इंडिया अलायंस की सरकार बने, दिल्ली के लाल किले से जब तिरंगा फहराया जाए, तो राहुल गांधी के एक तरफ कोप्पल राजू खड़े हों और एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी खड़े हों। शायद यही असली हिंदुस्तान होगा, शायद यही देश के आईन को बचाने की बात होगी। भाजपा आईन को खत्म करना चाहती है। नेल्लौर वालों, मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं कि आप के राजू साहब को जिता करके पार्लियामेंट भेजिए। ये आपके मुद्दों पर लोकसभा में लड़ेंगे, और जब आपको जरूरत लगे कि आपका छोटा भाई, आपका बेटा इमरान प्रतापगढ़ी भी आपके मुद्दों पर लड़े, तो कोप्पल राजू साहब लोकसभा में लड़ेंगे। मैं वादा कर रहा हूं कि मैं राज्यसभा में लड़ूंगा। एक जिताइए, एक साथ में फ्री पाइए, इससे अच्छा ऑफर तो कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता कुछ। अरे जो विजय साई रेड्डी जी आपके बीच में, मैंने सुना है आजकल बता रहे हैं कि मैं तो नेल्लौर का हूं। मैं 2 साल से उनके साथ हाउस में हूं। मैंने कभी उस आदमी के मुंह से चाय पीते वक्त भी, रेस्टोरेंट में जो कैंटीन है वहां, कभी नेल्लौर का नाम तक नहीं सुना उस आदमी के मुंह से। ये झूठे लोग हैं, ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी से दोस्ती करके नरेंद्र मोदी जैसे हो गए हैं। उधर नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, इधर ये झूठ बोलते हैं, 2 झूठे मिल गए हैं। इनके झांसे में मत आइए। एक सच्चा ईमानदार कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने आपके बीच में भेजा है, जो इस मुल्क की जमहूरियत और आईन का मतलब समझता है। भाजपा और भाजपा के साथी संविधान खत्म करना चाहते हैं। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के उसूल हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपने हैं, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने हैं, पसीने हैं,
उस संविधान को भाजपा खत्म करना चाहती है, नरेंद्र मोदी खत्म करना चाहते हैं। लेकिन 2 फेज का इलेक्शन हो गया है। इस 2 फेज के इलेक्शन होने के बाद अब नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई हैं, वो जोश नहीं बाकी है। आप उनके इंटरव्यू उठा के देखिए, परेशान है वो, क्योंकि इस 2 फेज में अवाम ने उनके पैर के नीचे से जमीन खींच ली है। अब जिम्मेदारी तीसरे फेज में आप लोगों की है। अगर आंध्र प्रदेश वालों, नेल्लौर वालों, आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, आप यहां से के राजू साहब को मेंबर आप पार्लियामेंट बना करके भेजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बना करके देंगे, यह आपसे हमारा वादा है, क्योंकि हमने पूरे देश की धड़कन समझी है। पूरा देश ये कह रहा है कि इस बार बदलाव होगा। ये सरकार जिसने झूठे झूठे वायदे किए, चाहे वो आपके सूबे की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, याद करिए नरेंद्र मोदी का वो नारा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा याद है? याद है ना ये नारा? और इस नारे की सच्चाई क्या हुई? जो 58 रुपए लीटर पेट्रोल था वो 100 रुपए पहुंच गया। गैस सिलेंडर 400 की वो 1000 के पार चली गई। और याद है नरेंद्र मोदी जी का वो जुमला कि भाइयों बहनों, मैं तो चौकीदार हूं, मेरे हाथ में देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। मैं तो पार्लियामेंट में भी खड़ा होकर के उनसे पूछता हूं, और आज भी आपके सामने खड़ा होकर के पूछ रहा हूं कि जिस चौकीदार ने वादा किया था, मेरा उससे सवाल है कि कहां सोया है चौकीदार? आप पिछले 3 घंटे से बैठे हैं, मुझे पता है थोड़े थक गए हैं। इधर जो मेरी माएं बहनें बैठी हैं वो भी थक गई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं चाहता हूं एक बार मुझे ताली बजा करके वो माहौल दीजिए जिसके लिए नेल्लौर जाना पहचाना जाता है। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है नेल्लौर वालों, इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। जब तक आप इस इलेक्शन को खुद कोप्पल राजू बन के नहीं लड़ेंगे, राहुल गांधी बन के नहीं लड़ेंगे, इमरान प्रतापगढ़ी बन के नहीं लड़ेंगे, तब तक इस इलेक्शन में फासिस्ट ताकतों को हराना मुश्किल है। इसलिए मैं आपसे वो जोश, वो जज्बा मांगता हूं जिसके लिए नेल्लौर जाना पहचाना जाता है। मैं पढ़ता हूं, मैं अपनी जबान में बात करने की कोशिश करता हूं। आपने बहुत भाषण सुन लिया, मैं थोड़ी थोड़ी शायरी भी सुना देता हूं, वरना आप कहेंगे बहुत दूर से आया था, ये भी भाषण पिला के बाकी नेताओं की तरह चला गया। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि थोड़ी शायरी भी आपको सुना दूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया। जमीन को सलाम करता हूं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं निभाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा आप भी निभाएं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अगली जो लाइन है उस पे तैयार रहिएगा, आपकी तालियों का शोर जो है वो दिल्ली तक जाना चाहिए। जो मैं पढ़ने जा रहा हूं कि चाय बेचने वाला, ये अब समझ में आया, अब लगा कि आप समझदार लोग हैं, कि चाय बेचने वाला, बहुत शुक्रिया, बहुत बता, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब यहां से वहां तक तैयार रहना नेल्लौर वालों, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। आपके विजय साई रेड्डी भी हैं मोदी के यार, कहां सोया है
चौकीदार कहां सोया है चौकीदार। नेल्लौर वालों, पहली बार आया हूं लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं कि जहां भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस महफिल में नहीं आए हैं लेकिन उनके कान तक मेरी आवाजें जा रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यकीन जानिए ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। इस इलेक्शन के बाद अगर आप चूके तो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में इलेक्शन होंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए भी मैं अपनी जिम्मेदारी समझ के यहां आया हूं। मैं बहुत दूर से सफर करके आया हूं, मुसलसल कई रातें हो चुकी हैं, सोया नहीं हूं, लगातार सफर कर रहा हूं। चेन्नई लैंड किया, चेन्नई से बाई रोड आ रहा हूं, फिर वापस जाऊंगा, फिर कल गुंटूर जाऊंगा, फिर वहां से पुणे जाऊंगा। मुसलसल अपनी नींद कुर्बान करके क्यों भाग रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आने वाली 20 साल बाद जब मेरी नई नस्लें मुझसे पूछें कि जब मुल्क में तानाशाही हावी हो रही थी तब तुम क्या कर रहे थे, तब मैं उनसे कहूं कि तब मैं घर नहीं बैठा था, मैं अपना खून पसीना बहाते हुए हिंदुस्तान की सड़कों पर तानाशाही के खिलाफ आवाज उठा रहा था और हमने उस तानाशाही को रोका। लेकिन आपको भी जज्बाती नहीं होना है, आपको बहुत समझदारी से फैसला लेना है। जब 13 तारीख को बूथ पर जाओ तो ईवीएम का बटन दबाने से पहले एक बात सोचो कि वो आदमी आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे हो सकता है जो ट्रिपल तलाक से लेकर के बाकी जितने भी बिल आए हैं उस हर बिल पर भाजपा के साथ खड़ा था। मेरी आंखों ने देखा है, मैं जमानत लेके ये बात कह रहा हूं। मैं अपने ईमान की बुनियाद पर यह कह रहा हूं कि मैंने विजय साई रेड्डी को हर मुद्दे पर भाजपा के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ पार्लियामेंट में खड़े देखा है, वहां मौजूद रह के देखा है। ऐसा आदमी आपकी नुमाइंदगी कैसे कर सकता है? आप उसे अपना वोट कैसे देंगे? एक तरफ विजय साई रेड्डी है और एक तरफ कोप्पल राजू जी हैं जो 4 साल आपके कलेक्टर रहे, तो प्रजा कलेक्टर का खिताब मिला इसी शहर से। तो आपको भी यह फैसला करना पड़ेगा कि जज्बाती नहीं होना है। मैं तो के राजू जी से चाहूंगा कि सर 1 मिनट के लिए आप आगे आए। इनसे मेरा रिश्ता बहुत अलग है। मैंने कहा ना, मैं सियासत में नहीं था, मैं सियासत में आया 2019 में और उसके बाद के राजू जी से मेरा रिश्ता जुड़ा जब मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन बनाया मुझे राहुल जी ने, तो के राजू जी उसके इंचार्ज थे और तब मैं इनसे प्रभावित हुआ, इतना मुतासिर हुआ कि देखा मैंने कि तमाम जो फ्यूडल लोग हैं उनके बीच में खड़े होकर के भी ये आदमी, ये शख्स जमहूरियत की बात करता है, आईन की बात करता है और अकलियतों के मसले को, उस दर्द को हमसे कहीं बेहतर समझने की कोशिश करते हैं ये। तो आज जब ये कैंडिडेट बनाए गए तो मेरा फर्ज है, मेरा मन था कि मैं अपने समाज के लोगों के बीच में जाऊं और ये कहूं कि मेरे भाई ये बहुत मुश्किल वक्त है। आपकी लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? आपकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई मल्लिकार्जुन खड़गे जी लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई सोनिया जी, प्रियंका जी लड़ रही हैं, आपकी लड़ाई बिहार में तेजस्वी लड़ रहे हैं, हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई इंडिया गठबंधन के अलग अलग जो दल हैं वो लड़ रहे हैं। और एक तरफ एजेंसियां हैं, एक तरफ सारी ताकत है, पैसा है, सरकार का गुरूर है। ऐसे में आपका फर्ज क्या बनता है? नरेंद्र मोदी जी दो फेज के इलेक्शन के बाद घबरा गए, यकीन जानिए। मेरा तो सामना होता रहता है, इसलिए कह रहा हूं। जब भी इन दिनों मैं उनको देख रहा हूं तो मेरे जहन में सिर्फ एक शेर आता है कि गमों की धूप में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है, ये दुनिया है यहाँ चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुकाकर चलना पड़ता है। इस इलेक्शन ने उनके चेहरे की रंगत छीन ली है। ऐसे में नेल्लौर वालों, आपका फर्ज क्या बनता है? इलेक्शन 4 दिन 5 दिन बचा है। मैं चाहता हूं कि अब आज से आप ये जहन बनाइए कि इस इलेक्शन में कोप्पल राजू साहब को पार्लियामेंट पहुंचाना है। पार्लियामेंट, ये जो इलेक्शन है ये सड़क नाली का इलेक्शन नहीं है, ये पॉलिसी बनाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठ के कानून बनाने का इलेक्शन है। ऐसे में आप जैसा कोई पढ़ा लिखा आदमी वहां जाएगा तो वो आपके बुनियादी मुद्दों पर बात करेगा, वो भाजपा के पाले में जाके नहीं खड़ा हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, यहां जितने भी साथी मौजूद हैं मैं उनसे अपील करता हूं, हमारे साथ रमेश जी और शेख फैयाज साहब भी हैं,
मैं चाहता हूं, मैंने कहा ना कि इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, इलेक्शन सपोर्ट देने का भी नाम है। तो यहां जितने साथी जहां भी हैं, एक बार हाथ उठा करके मुझे यकीन दिलाएं कि इस इलेक्शन में आप हमारे साथियों का, हमारे कैंडिडेट्स का, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट का, इधर अभी हाथ नहीं उठाए भाईजान, मैं एक एक हाथ देख रहा हूं, मैं सब पे नजर रख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग, ये समर्थन आपका, ये प्यार आपका राजू जी को ताकत देगा। आप भी उठा ले रमेश जी, आज दोनों हाथ उठा लीजिए। तो दोस्तों, हाथ ही हालात बदलेगा, ये जो हाथ है यही हालात बदलेगा, ये हमारा नारा भी है, इस मैनिफेस्टो पे लिखा हुआ भी है, हाथ बदलेगा हालात। तो मेरी आपसे गुजारिश है, नेल्लौर वालों, झंडे गली वालों, 12 शहीदों की दरगाह जैसी अजीम जमीन वालों के इस इलेक्शन में सपोर्ट करिए। और मैं जाते जाते आपको एक नज्म सुना के आखिर में जाऊंगा, क्योंकि लंबा सफर तय करना है। बहुत सारे लोग आएंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे खरीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि आप ना तो डरने वाले लोग हैं, ना तो झुकने वाले लोग हैं, क्योंकि मैं आपको जानता हूं, क्योंकि आप मेरे हैं, मेरे अपने हैं, इसलिए मैं आपके एहसास समझता हूं। जब ऐसे लोग आए डराने की कोशिश करें तो उनसे कहना कि मत समझना, डराने से डर जाएंगे। मुझे अब वो जज्बा दिखना चाहिए, आपका प्यार, आपका समर्थन मुझे नजर आना चाहिए, जो जोश और जज्बा जिसके लिए नेल्लौर जाना जाता है। कि मत समझना, डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना, डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना, डराने से डर जाएंगे। और ये भाजपा के लोग हमसे कहते हैं कि इस मुल्क को दिया क्या है। मैं बताता हूं, ये जो कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है, इसे देखिएगा और इमरान के मिसरे सुनिएगा कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और जो चौथी लाइन है उस पे यहां से वहां तक, पीछे तक एक एक हाथ को कसम है, कोई भी खामोश नहीं रहेगा। मैं पढ़ता हूं, मैं बोलता हूं, और अगर लगे कि मैंने आपकी जबान बोली है, आपकी धड़कनों को तर्जमानी की है, तो सुन के बताना कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना, डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। नेल्लौर वालों, आखिर में बस इतना कह रहा हूं कि मैं पहली बार आया हूं, आखिरी बार नहीं आया हूं। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा ना, तो मेरी नजरें आपकी इस पार्लियामेंट में रहेंगी, और 13 मई को जब बूथ पर जाइए, तो जब कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव निशान है, हाथ का पंजा 1 नंबर पर है ना। देखिए कि राजू साहब का नसीब भी कितना अच्छा है कि पहले से ही 1 नंबर पर रख दिया गया है। जो बैलेट में इनका चुनाव निशान पहले से ही 1 नंबर पर है।
मतलब ऊपर वाले की मेहर पहले से इनके साथ है। तो जाइए और बटन दबाइए, और जब बटन दबाइए तो सिर्फ बटन दबा के वापस मत आइए, एक नारा भी लगा के वापस आइए कि 13 मई भाजपा गई। जाइए, बटन दबाइए, चुपचाप एक खामोशी के साथ खुद को सुनाता हुआ एक नारा लगाइए कि 13 मई भाजपा गई, 13 मई वाईसीपी गई, 13 मई टीडीपी गई, 13 मई भाजपा गई। ये नारा लगाते हुए घर वापस आइए, सबको लेकर के जाइए, वोट दीजिए। आपसे जाते जाते एक छोटी सी शिकायत भी करता हूं। आप सुबह जब चाय की दुकान पर बैठते हो तो 2 मिनट में आंध्र प्रदेश की सरकार बदलते हो और 2 मिनट में दिल्ली की, फिर शाम को भूल जाते हो। शाम को बिरयानी खाते खाते 2 मिनट में चीफ मिनिस्टर बदलते हो, 2 मिनट में प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जिस दिन वोट देने जाना होता है ना, उस दिन आपको लगता है कि यार लाइन बहुत लंबी होगी, धूप बहुत होगी, गर्मी बहुत लगेगी, और कोप्पल राजू जी तो जीत ही रहे हैं, मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा। नहीं, अपने एक एक वोट की अहमियत समझो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। राजस्थान में हमारे एक नेता हैं सीपी जोशी, चीफ मिनिस्टर बनने की रेस में थे, एक वोट से, सिर्फ एक वोट से एमएलए का इलेक्शन हार गए, न एमएलए बन पाए तो फिर चीफ मिनिस्टर क्या ही बनते। तो एक एक वोट की अहमियत समझिए, अपने घरों से बाहर निकलिए, सिर्फ खुद मत निकलिए, अड़ोस पड़ोस दोस्तों रिश्तेदारों को लेकर के जाइए। वोट दिलाना फर्ज है, फर्ज है। मैं फिर से कह रहा हूं, वोट देना जमहूरियत में फर्ज है। सुबह चाय मिले ना मिले, और माओ बहनों आपसे गुजारिश कि ये सोच लीजिए कि 13 तारीख को घर में तब तक चूल्हा नहीं जलेगा जब तक घर के लोग वोट दे करके वापस नहीं आ जाएंगे। जाइए, केराजू जी को वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए, क्योंकि आपको इन कैंडिडेट्स को दिया गया एक एक वोट सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा जो बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे वारिस हैं, सोनिया गांधी जी को मिलेगा, प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, और आपका दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पर आपका पर्सनल एहसान होगा। उसे चुकाने के लिए वादा करता हूं कि 4 जून को रिजल्ट आए, केराजू जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दीजिए। इंशाल्लाह फिर आपके बीच में इसी झंडे वाले चौराहे पे फिर से आऊंगा, आपको ढेर सारी शायरी सुनाऊंगा, आपका शुक्रिया अदा करूंगा, जीत का जश्न मनाऊंगा आपके साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है नेल्लोर वालों। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। 13 मई भाजपा गई। थैंक यू।